सो हे गाइस, वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। आज हम अपनी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इसमें मैं आपसे 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ आज। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, प्लस आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और मैं इंस्ट्रक्शंस दे दूँ कि इस पे आपने ये भले सीएससी की ही है, सीएससी की टेस्ट सीरीज़ है, बट आपके लिए ये सीडीएस सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक्स भी डिस्कस करती चलूँगी। ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। और एक और इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि इस वीडियो को आपको पॉज कर कर और फिर खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद मेरी वीडियो को कंटिन्यू करना है, ठीक है। इससे आपका खुद से प्रेडिक्ट करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अपने 11th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्कस बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या इसको कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट्स को। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, तो मैं आपको फिर बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक होते हैं। और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, जिसमें हमारा राइट टू लाइफ आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे आर्टिकल्स भी यहाँ पर आते हैं। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है दे आर सैक्रोसैंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। बोल रहे हैं कि ये ऐसे परम पवित्र हैं, इन सैक्रोसैंट है नेचर में, और इसे कभी अमेंड नहीं किया जा सकता। देखिए अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। नेक्स्ट सेकंड बोल रहे हैं दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के एक्शन के अगेंस्ट इसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। आप इसको रेगुलर लाइफ से रिलेट करिएगा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए दे रहे हैं कि दे ऑपरेट एज चेक्स ऑन द टायरनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो टायरनी का मतलब है जो मन मर्जी करते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो उसके अगेंस्ट ये एक तरीके का चेक है। मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि इसको अवेलेबल है अगेंस्ट स्टेट और प्राइवेट दोनों की, तो आपको ये चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझनी चाहिए। जैसे हमारा जो आर्टिकल 17 है, ठीक है, तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि एब्सोल्यूट राइट है एक तरीके का, ठीक है। ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। मतलब आप किसी को भी, चाहे वो स्टेट का कोई पर्सन हो, मतलब कोई स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर कोई प्राइवेट हो, वो दोनों ही अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करेंगे, ठीक है। मतलब अनटचेबिलिटी को बढ़ावा कोई भी नहीं देगा। तो ये आपके लिए याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेकंड स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है, और अगर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक भी याद रखनी है चीज़ कि आपको यहाँ देखना है कि करेक्ट आंसर पूछा गया आपसे, ठीक है। तो इस पे कभी कभार हम लोग गौर नहीं करते और आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि हम टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं वाइडली डिस्कस करूंगी आपसे, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, स्पेशली बिगिनर्स, ओके। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट काट देना है। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में बोला था कि दे ऑपरेट एज द चेक्स ऑन द टायरनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों की मन मर्जियों पे एक तरीके का चेक है ये? तो हाँ, फंडामेंटल राइट अगर कोई भी लेजिस्लेचर चाहे तो कोई भी वो लॉ नहीं बना सकता है, और इसी तरह एग्जीक्यूटिव है तो किसी भी पॉलिसी को वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये, यस इट इज काइंड ऑफ चेक्स ऑन द टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन कट जाएगा। तो आपको देख रहे हैं आप सी और डी, यानी 50-50 चांसेस बचे हैं अब अटेम्प्ट करने के। तो अब तो आपको इसको किसी भी हाल में अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब भी 50-50 चांसेस बचे तो वहां पे आपको पक्का अटेम्प्ट करना ही है क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ठीक है। तो 50-50 चांसेस हैं सी और डी। लेट्स सी, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए 11 में बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसे अमेंड किया जा सकता है और तब तक अमेंड किया जा सकता है जब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट नहीं करते, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि वायलेशन नहीं होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात किस केस में की गई थी, तो वो आपको याद रखना है, केशवानंदा भारती केस, ठीक है। बहुत फेमस जजमेंट थी और सबसे जो है वाइडेस्ट जो है बेंच बैठी थी, लार्ज बेंच बैठी थी इस केस के लिए अभी तक के। तो हिस्टोरिकल केस है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट हो जाता है और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी रीजन बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 12 की ओर। तो यहाँ पे बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड्स टू फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसके बारे में आपसे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगी। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को सबसे पहले कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी का आइडिया जो है वो लिया गया था, तो ये आपको याद रखना है कि ये रशिया से लिया गया है आइडिया, यानी यूएसएसआर से हमने लिया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है, ओके। पार्ट 4A में है ये। और ये रिसेंटली अभी यूपी पेट के एग्जाम में पूछा भी गया था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में है। तो ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्स में वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किससे किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से इसे ऐड किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए बैठी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो आपको ये कमेटी का नाम याद रखना है कि इसके लिए स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी और उसने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। अगर बात करें ओरिजिनली, तो ओरिजिनली हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज 10 थी, लेकिन उसके बाद जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से जो है एंट्री मिलती है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी 86 अमेंडमेंट एक्ट से आपका एक फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी तीनों में ही जो है चेंजेस आते हैं, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर अगर बात करें तो किस आर्टिकल में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटी, तो आर्टिकल ये 51A में मेंशन है, ओके। 51A में जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद ये कैसी हैं, तो याद रखिएगा ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल से आप क्या समझते हैं, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि इसे आप जाके कोर्ट में एज अ राइट नहीं मांग सकते, ठीक है। एज अ राइट इसे आप मांग नहीं सकते, तो ये आपको याद रखना है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट बोला गया था कि दे कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ का यूज मतलब हमारा कोर्ट यूज कर सकता है डिटरमाइन करने में कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि इनवैलिड है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये बोल रहे हैं कि दे कैन बी इन्फोर्स बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन, क्या इन्हें लॉ के थ्रू पार्लियामेंट पास कर सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट। ये जितना भी मैंने आपसे डिस्कस किया है ये इसका स्टैटिक पोर्शन है, आपको ये इतनी चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए याद तो होनी ही चाहिए। प्लस आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उसे बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपके टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कभी कभार स्टेटमेंट में डायरेक्ट पूछते हैं फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी है। पहली फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। यानी पहली फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि हमको अपने आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए अलॉन्ग विद द नेशनल एंथम, इसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी हाँ, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हम इसको रिस्पेक्ट करें। सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल्स। जो नेशनल स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम के लिए, उसके आइडियल्स को हमें फॉलो करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए।
थर्ड हमारी ड्यूटी है कि हमको अपहोल्ड करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंडिया की, ठीक है। फोर्थ फंडामेंटल है टू डिफेंड द कंट्री एंड टेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी जब हमको नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तो हम हमेशा अपने देश की सेवा के लिए सामने तत्पर हों। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हमें कॉमन ब्रदरहुड रखना चाहिए, यानी फ्रैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे यहाँ पे बरकरार रखना चाहिए अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। देखिए हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और ऐसी कंट्री में फ्रैटर्निटी को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉमन ब्रदरहुड को। इस वजह से ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड करने की ज़रूरत पड़ी है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, जो इंडिया का कंपोजिट कल्चर है उसको हमको वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। ये एक तरीके का डीपीएसपी भी है, ठीक है, आप वहाँ पर भी इसको पाओगे और इस वजह से बहुत कंफ्यूजन होने लगती है कि डीपीएसपी है कि फंडामेंटल ड्यूटी है, इस वजह से आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, वन मोर, ये और आपको याद रखनी है। हमको नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है और लिविंग क्रिएचर्स के साइड हमें कंपैशन रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बोला है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हमको साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करना चाहिए और ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देना चाहिए और उसके साथ साथ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म जैसी क्वालिटीज़ भी हमको अंदर अपने इनहेरिट करनी है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू सेफ गार्ड दी पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर वायलेंस, यानी वायलेंस को कम करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, ये भी हमारी ड्यूटी है और इसीलिए हमको ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं तो टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement, यानी हमें हमेशा ऐसे बिहेवियर के साथ, एक कलेक्टिव बिहेवियर के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारा नेशन भी प्रोग्रेस करे हमारे साथ, ठीक है, विद यूनिटी। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 से 14 साल के बच्चों को हमको एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और उनके वार्ड्स को प्रोवाइड करनी चाहिए और ये ऐड हुई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, यही लास्ट वो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट, ये आपका स्टैटिक पोर्शन था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला था क्या, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ हमारा जो डिटरमाइन कर सकता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक कर सकता है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट था कि क्या पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के थ्रू कोई लॉ बना सकता है और फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स कर सकता है, तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे जैसे कि 12C में बोला गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में स्टेट किया था कि फंडामेंटल ड्यूटी को वो यूज़ कर सकता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमें करेक्ट हो जाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 कह रहा था कि पार्लियामेंट इज फ्री टू इंश्योर फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट जो है वो फ्री है फंडामेंटल ड्यूटी को इंश्योर करने के लिए थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन, यानी पार्लियामेंट जो हमारी जो हमारी कार्यपालिका है वो इस पे लॉ बना सकती है, ठीक है, जो लॉ बना सकती है और मैनी लेजिस्लेशन लाइक द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जैसी लॉ भी बनाए गए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँगी कि जो आईपीसी का सेक्शन 428 है
वो ये कहता है कि किसी भी एनिमल के प्रति हमें क्रूएलिटी नहीं दिखानी है और उसकी मास किलिंग टाइप नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये याद रखना है, उसके लिए भी सज़ा है और उसके लिए 10 रुपीज़ फाइन होता है और 2 इयर्स की जो है जेल टर्म भी हो सकती है। तो क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स को जो है वो लॉ के थ्रू कैसे देखिए पार्लियामेंट यूज़ कर रही है, ठीक है, कैसे हमारी जो लेजिस्लेचर है वो कैसे लॉ बना के इस फंडामेंटल ड्यूटी को जो है अप्लाई कर रहा है। जैसे आपने देखा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटी थी हमारी क्लॉज जी वाली, वो अप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो इस वजह से हमको ये इम्पोर्टेंट है और याद रखना है कि लेजिस्लेचर इस पे लॉ बना सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, हेंस सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। जो इंडियन का सेक्युलर फैब्रिक है उसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं एज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पहचानना है, तो आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए पहले कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो पहला यहाँ बोला है रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। अच्छा, क्या कोई इंटरफेरेंस स्टेट नहीं कर सकता? लेकिन आप तो रेगुलर लाइफ में देखते हो कि यहाँ पे तो रिलीजन के पर्पस में कहीं कहीं पे स्टेट का इंटरफेरेंस होता है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे डाउट है, और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पे डाउट है तो इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये और ये डाउटफुल है। नेक्स्ट चलते हैं। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और कास्ट। क्या कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे हम किसी भी सिटीजन को डिनाई कर सकते हैं? किसी भी जो हमारा कोई भी पर्सन है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे उस इंस्टीट्यूशन में ना जाए, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ये तो साफ साफ आपको पता चल रहा होगा। थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन। अगेन एक्सट्रीम वर्ड, और ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है हमको। विदाउट एनी लिमिटेशन, क्या किसी भी लिमिटेशन के बिना वो जितना चाहे इस्टेब्लिश कर ले? तो ऐसे तो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी चीज़ पढ़ा रहा होगा, जैसे कि कोई भी रिलीजन के खिलाफ वो गलत बता रहा होगा, है ना। तो इस हिसाब से तो थर्ड स्टेटमेंट तो एकदम ही रॉन्ग दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग डी तो एकदम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अब कुछ चांसेस बचे हैं इस क्वेश्चन को लगाने के। लेट्स सी क्या है ऑप्शन। एंड यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज नॉट करेक्ट, वो गलत है। सेक्युलर जो है, जो वर्ड हमारा सेक्युलर था, जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में मेंशन था कि रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। रिलीजन जो है वो पर्सनल मैटर है और कोई भी इंटरफेरेंस स्टेट नहीं कर सकता, तो ये तो गलत था, ये पहले भी डाउटफुल था। तो इसके अकॉर्डिंग वन हमारा गलत हो रहा था और बी हमारा भी गलत हो रहा था, ए एंड बी। और हम आसानी से सी पे पहुंच गए, ठीक है। तो आप एलिमिनेशन के थ्रू बहुत आसानी से पहुंचोगे, लेकिन अब यूपीएससी भी यहाँ पे ट्रिक करती है और एलिमिनेशन जैसी चीज़ों को बाहर करती है। लेकिन फिर भी 2022 के जो प्रीलिम्स थे उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व भी हो रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी ने एकदम ही ट्रिक करी और सारे ही क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो रहा था ये मेथड। नहीं, ये गलत होगा। कुछ मेथड, कुछ क्वेश्चंस पे ये अप्लाई हो रहा था, हाँ, जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे उस पे ये भले नहीं अप्लाई हो रहा था। सो नेक्स्ट चलते हैं, तो देखते हैं स्टेटमेंट वन हमारा नॉट करेक्ट है और सेक्युलर जो है वो ऐड पहले तो प्रियम्बल में तो नहीं था ये, ठीक है, ये अलग से ऐड किया गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड मेंशन था फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही ये मेंशन था। और इट हैज़ फ्रीडम ऑफ राइट, ठीक है। फ्रीडम अब हम मैंने कल भी डिस्कस किया था हमारी फर्स्ट सीरीज में, उसमें मैंने बताया था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है, और प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मिनॉरिटी जो है आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। दोनों ही फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आपको ये याद रखना है। और इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें, ये थोड़ा सा आपको जो सेक्युलर वर्ड है वो याद रखना चाहिए कि क्या कहता है सेक्युलर वर्ड। तो देखिए सेक्युलर वर्ड जो है वो ये कहता है कि अगर हम इंडिया में जो सेक्युलर है, इसका मतलब ये है कि इंडिया ना तो किसी रिलीजन को फॉलो करता है, ठीक है,
ना पूरी तरीके से किसी रिलीजन को इंडिया फॉलो करता है, और ना ही, और ये इक्वली जो है सारे रिलीजन को बढ़ावा देता है, यानी इक्वली चेरिश करता है सारे रिलीजन्स को। तो इंडिया पार्शियलिटी नहीं करता पर्टिकुलर रिलीजन को लेके। तो यही इंडिया का जो है एक स्पेशल कैरेक्टर है कि वो सेक्युलैरिटी को किस तरीके से अपनी कंट्री में अप्लाई करता है। जैसे पाकिस्तान है, वो पूरी तरीके के से एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री है, बट इंडिया एक हिंदू कंट्री नहीं है। वो सारे ही रिलीजन को बढ़ावा देती है, ठीक है, और सबको चेरिश करती है, और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करती। तो हमें याद रखना है कि इंडियन सेक्युलरिज्म बहुत अलग है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म से, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 देखिए, यहाँ पे लिखा है कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। जो हमारा पीछे था कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं कर सकते आप कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलर ना जाए, तो वो गलत होगा, और ये आर्टिकल 1929 क्लॉज 2 का जो है वायलेशन हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट था, और स्टेटमेंट 3 नॉट करेक्ट, क्योंकि किसी भी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो एब्सोल्यूट तो नहीं है, वहाँ पे लिमिटेशन लगे हुए हैं कि आप ऐसे किसी भी तरीके का रिलीजन में बैठ के और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैठ के कोई भी रिलीजियस पर्पस से गलत जो है धारणाएं किसी में आप नहीं डाल सकते, ठीक है, तो इसलिए कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं, ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट थर्ड भी गलत हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम इजीली अपने आंसर की ओर चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस इज रिलेटेड टू द डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो इनमें से कौन से जो है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के वो कौन से राइट्स हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है, यानी इसके बीच में झगड़ा देखने को मिलता है, एफआर वर्सेस डीपीएसपी, ये किस में देखने को हमको चीज मिलती है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कौन सा केस था, आईआर कोल्हो केस 2007, देन गोलकनाथ केस 1967, मेनका गांधी केस 1978, और मिनर्वा मिल केस 1980। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें हमारे ये दो जो एफआर और डीपीएसपी हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई देखने को मिलती है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इन केसेस को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 बी में क्या कह रहा है कि केस रिलेटेड टू डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनमें कौन किस में हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो जो चंपकम दोराई राजन केस था 1951 का, देखिए यहाँ पे पूरी हिस्ट्री डिस्कस करी गई है, ठीक है, तो हमें पूरी हिस्टोरिकल व्यू के हिसाब से ही चलना चाहिए, तभी हमारी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए चंपकम दोराई राजन केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि अगर एफआर और डीपीएसपी के बीच में कभी भी झगड़ा होता है कि कौन बड़ा है, एफआर की डीपीएसपी, तो हमेशा जो है एफआर प्रिवेल करेगा, यानी एफआर बड़ा हो जाएगा। और यही बोला था चंपकम दोराई राजन केस ऑफ 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने। बाद में जो पार्लियामेंट है उसने फर्स्ट, फोर्थ और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए, और डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया थोड़ा सा, ताकि डीपीएसपी को जो है इन्फोर्स किया जा सके थ्रू फर्स्ट, फोर्थ एंड 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए गोलकनाथ केस आता है जस्ट उसी के बाद 1967 में, आप देखिए यहाँ क्रोनोलॉजी देखिए कैसे आ रहा है। 1967 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कोई भी जो फंडामेंटल राइट है उसे टेक अवे नहीं कर सकता, अब्रिज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सैक्रोसैंट है नेचर में, ठीक है, वो परम पवित्र है नेचर में, उसे कोई भी छू नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट ऐसे आसानी से, ठीक है, तो देखिए हेंस द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट कांट बी अमेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। अगर आपको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, तो आप फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मूल अधिकार हैं उनको अमेंड मत कीजिए, ये बोला गोलकनाथ केस 1967 में। और इसी से जो है इनैक्टमेंट जो था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसने इंसर्ट किया एक नया आर्टिकल 31C इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो 31C कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कहता था, देखिए अभी आगे डिस्कस करते हैं। केशव नंदा भारती केस जो था 1973 का, उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सेकेंड प्रोविजन जो आर्टिकल 31C का है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपको मैं बताऊं कि 31C है क्या। तो 31C वो आर्टिकल है जो कहता है कि आर्टिकल 39B और C, ठीक है, जो कि एक डीपीएसपी है, आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, ये जो दो डीपीएसपीज हैं वो प्रिवेल करते हैं ओवर दो एफआरस के। दो एफआर हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, जो फंडामेंटल राइट है हमारे, उनके ऊपर ये प्रिवेल करते हैं। यानी अगर इन दोनों के बीच में कभी झगड़ा होगा तो इसकी मान्यता होगी, ना कि इसकी। ठीक है, तो ये बोलता है आर्टिकल 31C का क्लॉज बी। और जो क्लॉज सी बोलता है वो क्या कहता है कि ये जो जितने भी आर्टिकल हैं, जैसे 31B और 39B और 39C, ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। तो मतलब इसमें जो सेकंड प्रोविजन था आर्टिकल 31C का, वो ये कह रहा था कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। और जुडिशियल रिव्यू क्या है, आप जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बाहर निकालना यानी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल को वायलेट कर रहे हैं। और इसीलिए जो केशव नंदा भारती केस है उसमें आर्टिकल 31C का सेकंड प्रोविजन, ठीक है, सेकंड प्रोविजन जिसने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, उसको इनवैलिड बता दिया। ठीक है, इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। और दिस लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और इससे हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें लीगल प्राइमेसी मिली कि सुपरमेसी होगी डीपीएसपी की ओवर एफआर कन्फर्ड इन 14, 19 एंड 21। ठीक है, ये तीन आर्टिकल्स हैं, इसके ऊपर 39B और 39C जो हैं वो प्रिवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मिनर्वा मिल केस आता है, और मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्राइमेसी है डीपीएसपी की ओवर एफआर as unconstitutional and invalid. It led to the subordinate DPSP over FR। तो अगेन वही मिनर्वा मिल केस में फिर से वही रट लगा लिया गया कि जो FR है वो बड़ा है और DPSP उसका सबॉर्डिनेट है, यानी वहां से निकाला गया है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि आर्टिकल 19 और जो 14 है, हमारे 14 और 19 जो है उनको सबॉर्डिनेट माना जाएगा, उनको सबॉर्डिनेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 39B और C हैं, यानी जो डीपीएसपीज हैं वो यहाँ पे बिग ब्रदर का काम करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं और 14, 19 छोटे हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर 39B और 39C में कभी लड़ाई है, यानी डीपीएसपी अगर ये वाले हैं, तो वो हमेशा प्रिवेल करेंगे, ना कि एफआर। यहाँ पे एफआर को प्रिवेल नहीं करने दिया जाएगा सिर्फ इस केस में, और बाकी सारे केसेस प्रिवेल करेंगे। तो यही है आर्टिकल 31C। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कई लोग इस आर्टिकल में कंफ्यूज रहते हैं, इसको एक बार फिर से सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बोला। नीचे इनने बोला कि द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ एफआर क्या है, कि एफआर जो है सुपरमेसी है उसकी ओवर डीपीएसपी। यानी अगर डीपीएसपी और एफआर में कभी झगड़े होते हैं तो एफआर की बात मानी जाएगी, और यही चीज 31C में बस नहीं होता है। ठीक है, तो आपको वो याद रखना है। और फिर मेनका गांधी केस और आईआर कोल्हू, तो देखिए अभी इसको मैं डिस्कस करूंगी, पहले देखते हैं कि हमारा सही कौन सा हो रहा है। तो मेनका गांधी और आईआर कोल्हू तो इससे रिलेटेड नहीं है। गोलकनाथ आपने देखा और मिनर्वा मिल केस देखा, तो यानी 2-4 तो पक्का है, और 2-4 ये दोनों ही किस में देखने को मिल रहे हैं, इसमें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब हम देखते हैं कि नीचे मेनका गांधी केस क्या कहता है। कि मेनका गांधी केस जो 1978 का है, वो कहता था कि जो राइट्स हैं आर्टिकल 21 में गारंटी करती है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रायर टू दीज, देखिए इससे पहले जो था
वो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ यूज किया जाता था, और बाद में उसको हटा के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया इन मेनका गांधी केस, जिसमें आर्टिकल 21 पे ये जो पहले लगता था और बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगने लगा है। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और क्या है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो मैं बताऊं कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसको आपको ये याद रखना है कि ये एक लेस स्कोप देता है, ठीक है, और ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता है कि ब्रिटिश में पार्लियामेंट को बहुत बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाएगी तो उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, ये ब्रिटिश में है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसमें क्या होता है कि उसमें हम ब्रिटिश का जो लॉ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जब प्रोसेस होता था तो उसमें हम ब्रिटिश के यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे थे उसके लॉज पे, और इसमें हमको लेस स्कोप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप नेचुरल जस्टिस के कोई भी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये गलत हो रहा था। इसीलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लाया गया इन 1978, और तब से जो है अब वाइड स्कोप मिलता है। वाइड स्कोप का क्या मतलब है कि अब क्वेश्चनिंग की जा सकती है लॉ बनाने वाले पे, और उसके लॉ पे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो है ये हमने अमेरिका से लिया है, तो ये यूएसए में फॉलो होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा ड्यू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट की डेफिनेशन में इनमें से कौन आता है। तो मैं बताऊं स्टेट की डेफिनेशन जो है आर्टिकल 12 में मेंशन है हमारे, और जो कि एक एफआर ही है, फंडामेंटल राइट ही है। तो उसमें कौन कौन आता है, तो सारे ही प्राइवेट और जो हमारे स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकसभा, राज्यसभा, और उसके साथ साथ म्युनिसिपल और पंचायती राज, ओएनजीसी, एलआईसी, ये सभी हमारे स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नीति आयोग, आरबीआई। तो ये चारों ही जो हैं स्टेट में आते हैं। आपको बहुत इजीली ये याद हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई बहुत अच्छी आपको पीएचडी नहीं करनी है, बहुत इजीली आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एवरी प्राइवेट एंड और एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट। तो अभी आप कभी भी स्टेट सुनो तो आपको याद रखना है स्टेट सिर्फ राज्य को ही नहीं कहते। यहाँ स्टेट अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हो रहा है तो स्टेट का मतलब क्या है कि वो प्राइवेट एजेंसी और सारी बॉडीज की बात भी कर रहा है अंडर आर्टिकल 12, ठीक है। जैसे डीएमआरसी जो है, आरबीआई, यूआईडी, नीति आयोग, ये सभी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और देखिए 16 में बोला है कि द वेडल सी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो वेडल सी किस रीजन में लोकेटेड है, ये न्यूज थी, करंट स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो जेंट फिश है वहाँ पे जेंट फिश की एक बहुत बड़ी फिश की, जेंट का मतलब बहुत विशाल होता है, और उस फिश की ब्रीडिंग कराई गई, ब्रीडिंग कॉलोनी थी, हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वेडल सी ऑफ अंटार्कटिका। कहाँ पे डिस्कवर हुई, इन अंटार्कटिका रीजन, ठीक है। ये ब्रीडिंग कॉलोनी 60 मिलियन आइस फिश की थी, और रिसेंटली उसे रिसर्चर्स ने फाइंड किया इन अंटार्कटिका सदर्न वेडल सी। तो इस वजह से ये आ गई थी न्यूज में और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे पाई गई, तो ये अंटार्कटिका वाले रीजन में पाई गई है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विद रेफरेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, विजिलेंस का मतलब होता है जागरूकता, ठीक है, आपको याद रखना है जागरूकता।
जो विजिलेंस कमीशन बैठा मतलब बनाई गई वो क्या है, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करिए और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्या इसके चेयरमैन जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम देखते हैं और पूरा बेसिक कवर करेंगे, ठीक है। 17 क्वेश्चन, तो आप देख रहे हैं बी ऑप्शन सही है, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट का मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है मेन एजेंसी है फॉर प्रिवेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग द करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, करप्शन को रोकने के लिए है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक जागरूकता वाली बॉडी बनाई गई है। कब इस्टेब्लिश की गई? 1964 में। और ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से इस्टेब्लिश की गई है। ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये याद रखना है कि देखिए कोई भी बॉडी होती है तो वो तीन तरीके से बनती है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन होगी, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बनाया हो, जब स्टार्टिंग में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी बॉडीज को तभी बनाई गई हो, या फिर वो लेजिस्लेचर ने लॉ के थ्रू बनाया हो, तो ऐसी बॉडीज को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लॉ के थ्रू बनती हैं उन्हें हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू भी तो बना सकता है। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगा, कोई रेजोल्यूशन पास करेगा और बोलेगा ये बॉडी बना दीजिए, तो हो सकता है एग्जीक्यूटिव ने बनाई हो, या फिर हो सकता है लेजिस्लेचर ने लॉ पास करके एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पहले से मेंशन किया हो, तो वो बॉडी हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो ये तीन बॉडीज होती हैं, तो कभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रह जाती है लोगों को कि क्या होती है स्टैट्यूटरी और क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बहुत इजी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। और जो हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो 1964 में एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी और ये करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई थी। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही जो है स्टैट्यूटरी बॉडी थी। लेकिन जो है यहाँ पे 2003 में एक लॉ कन्फर किया जाता है और इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस बाद में दे दिया जाता है, यानी एक लॉ बनाती है लेजिस्लेचर और इसको सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाता है। तो वहाँ पे हमसे बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो गलत हो जाता है। सीवीसी जो है एक मल्टी मेंबर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके, जो कि 1964 में पास हुई थी। देन इसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? तो यस, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, उसे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो ये याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इनका जो एज है वो 65 ईयर्स तक का है, यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी एज तक इनका रिटायरमेंट एज रखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 32 है जो कि है एक फंडामेंटल राइट। उसमें जो आप जानते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 32 है उसमें 5 रिट्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये रिट्स आपको चार पांचों की पांचों इनके नाम याद होने चाहिए। तो कौन कौन सी है? हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, सर्शरी है, कोवरेंटो है और प्रोहिबिशन है। ये चार पांच की पांच रिट्स आपको रेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिट्स का जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे आर्टिकल 32 में मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल 32 वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 में ये कॉन्सेप्ट जो मेंशन है इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही पावर्स दी गई हैं रिट जारी करने की। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स पे जो रिट को है जारी कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स और अदर लीगल राइट्स पे भी जारी कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा वाइडर यहाँ पे व्यू मिला है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट को दोनों पर ही है, ठीक है। तो आपको इतना स्टैटिक और बेसिक यहाँ से याद रखना था। देखते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की ओर, क्या बोल रहा है ये। इट इज इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन
if it directly infringes any of the fundamental rights. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड बोला था द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इसके लिए इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? अगर हमको फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन भी है? देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिट है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। और आप जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू हम जो है चेक्स एंड बैलेंसेस बैठालते हैं और चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट तो रॉन्ग है क्योंकि यहाँ हमसे करेक्ट आंसर पूछा गया था, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं बी सी डी में कौन सा आंसर है। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बताऊंगी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कि ये ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। तो देखिए, ज्यूरिसडिक्शन वो चीज़ है कि अगर हमें किसी चीज़ की न्याय सीमा देखनी है तो ज्यूरिसडिक्शन को हिंदी में न्याय सीमा कहते हैं। अगर किसी चीज़ की न्याय सीमा देखनी है तो किस तरीके से किसको किसको कितनी न्याय सीमा दी गई है, जैसे हमारे हाई कोर्ट को कितनी न्याय सीमा मिली है, देन सुप्रीम कोर्ट को कितनी न्याय सीमा मिली है, ये हमको जानना है यहाँ से। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को किस किस तरीके के ज्यूरिसडिक्शन मिले हैं, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मिला है, ठीक है। उसके बाद रिट ज्यूरिसडिक्शन मिला, यानी रिट जारी कर कर भी वो न्याय सीमा आ सकता है। देन अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मिला है, एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन मिला है। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शंस हैं। ओके, और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जो हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसको भी मिला हुआ है। देन रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर भी हमारे हाई कोर्ट को मिली है, जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि रिट वो जारी कर सकता है। देन जो हमारा जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है उसकी पावर मिली है, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ना होकर इसके पास है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की पावर भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, न्याय सीमा दी गई है। तो जैसे कि यहाँ सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, ओरिजिनल तो है लेकिन एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ना होने की वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो 50-50 चांसेस यहाँ पे हमारे बन गए हैं। अब हम देखेंगे अपने आंसर को। तो यहाँ पे देखिए 18 का सी दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। द पर्पस ऑफ आर्टिकल 32 क्या है कि वो गारंटी करे, इफेक्टिव एक्सपेडिशन करे इन एक्सपेंसिव समरी रेमेडी को, मतलब एक तरीके का फंडामेंटल राइट है, और ये जो फंडामेंटल राइट है ये चेक करता है, चेक और बैलेंसेस है हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर भी, और सभी तरीके के प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारा स्टेटमेंट 2 जो कि नॉट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो ओरिजिनल है बट नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है। कॉन्करेंट में है विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। देन अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 32 जो है वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अब्रेज और टेकन अवे बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, और इसीलिए हमारा स्टेटमेंट सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट था, स्टेटमेंट सी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं 19 में। तो 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। यूनियन टेरिटरी अगर आपको क्रिएट करना है तो कौन से जो है रीजंस होने चाहिए आपके लिए, मतलब किस बेसिस पे आप किसी को डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इस स्टेट को हमें यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए, ना कि स्टेट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए, यानी जो कल्चरली है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। देन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, क्या पता वो इतनी दूर हो कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो इंडिया के लिए और वहाँ पे फिर सेंटर जो है प्रिवेल करे,
ठीक है। देन जो है इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल, हमें ट्राइबल्स का भी ध्यान रखना है तो इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी बना देंगे हम। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पर्पस से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दिल्ली है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं आपके लिए, ठीक है। कितनी आसानी से आप इसको एग्जाम्पल दे दे के बता सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें इसे याद रखना है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो दिल्ली और चंडीगढ़ का नाम आ जाता है। देन कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की बात करें तो पुडुचेरी, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जो कि इंडिया से काफ़ी दूर है, और इतनी दूर होने के लिए वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूटी डिक्लेयर करे गए हैं। देन स्पेशल ट्रीटमेंट और केयर बैकवर्ड की करें और ट्राइबल पीपल्स की करें तो उसके लिए मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश जैसे जो हमारे स्टेट हैं आज, वो पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, तो उनको अब स्टेट बना लिया गया जब उस पर पूरी तरीके से जो है विश्वास कायम हो गया कि हम सिक्योर कर पा रहे हैं अपने ट्राइबल पीपल्स को, तो बाद में उनको स्टेट के लॉ में अंडर कर दिया गया। उससे पहले उस पर सेंट्रल प्रिवेल कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए हमको याद रखना है वहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही हैं, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट चलते हैं 20 की ओर। तो 20 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। अंडर 19 में जो गारंटी की गई है तो इसमें से ये क्या इसमें से कौन कौन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आपको बोलने का अधिकार है तो आपको चुप होने का भी तो अधिकार होगा, ठीक है। आपको जबरदस्ती कोई बोलने पे मजबूर नहीं कर सकता इधर, वो बस हाँ देखिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सब पे लगाए गए हैं। तो अगर पुलिस है और उसको अगर किसी से कुछ किसी क्रिमिनल से कुछ बात निकालनी है तो यस ही कैन फोर्स हिम, बट उसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो भी कुछ जो है कानूनों के अंदर काम करता है। तो आपको याद रखना है हाँ फ्रीडम ऑफ साइलेंस है आपके पास, आपको चुप रहने का अधिकार तो है, इतना तो बोलेंगे। तो चुप रहने का अधिकार है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, सो बी एंड सी विल बी एलिमिनेटेड। नेक्स्ट देखिए राइट टू स्ट्राइक, अच्छा आपको धरने पे बैठने का अधिकार है, राइट टू स्ट्राइक, ठीक है। तो स्ट्राइक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि आपको पूरी तरीके से जाम कर देंगे आप सड़क, इस तरीके से आप धरने पे बैठेंगे, यानी आप एक शांति की तरह नहीं बैठेंगे जैसे हमारे महात्मा गांधी जी बैठा करते थे, बजाय आप उसके ट्रैफिक जाम्स लगा देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट तो एकदम ही रॉन्ग दिख रही है, तो जहाँ पे सेकंड है तो उसको काटेंगे और इजीली आंसर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे आगे। देखिए राइट टू टेलीकास्ट, टेलीकास्ट करने का अधिकार है, हाँ है, करती है मीडिया करती है आज की। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी, क्या गवर्नमेंट एक्टिविटी को आपको जानना है तो आपको पता है कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई फाइल करके गवर्नमेंट की एक्टिविटी का पता लगा सकते हैं कि वो किस पॉलिसी में कितना पैसा खर्च कर रही है ना। तो इजिली आप एलिमिनेशन के थ्रू पहुंच रहे हो आंसर की ओर। 20A, ठीक है, याद रखिएगा 20A है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। 19 क्लॉज 1 में स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की गई है विच इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और इसी में जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसको अब जो है ऐड कर दिया गया 300A में। तो अब वो आर्टिकल 300A में है जो कि अब है एक लीगल राइट ना कि फंडामेंटल राइट। तो आपको ये बेसिक्स इसके क्लियर रखने हैं। देन देखिए यहाँ पे अलग अलग बात की गई है कि क्या क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब आपको याद नहीं रखना है, बस कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि राइट टू साइलेंस का अधिकार है आपके पास, देन राइट टू टेलीकास्ट करने का अधिकार है, राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का अधिकार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लास्ट दिया है राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग का अधिकार है, बट आपको नॉट टू स्ट्राइक, ये एक लीगल राइट है ना कि फंडामेंटल राइट है। तो ये एक लीगल राइट है, आपको याद रखना है। आप स्ट्राइक कर सकते हो बट पिकेट, देखिए आप पिकेटिंग कर सकते हो बट स्ट्राइक नहीं कर सकते, यानी शांतिपूर्ण धरने पे बैठ सकते हो, ठीक है। पिकेटिंग का मतलब यही होता है। और अगर बात करें बंद की, तो जो भारत बंद ऐसी चीजें आप जो सुनते हो ये पूरी तरीके से बैंड है, इस पे किसी भी तरीके का ये कोई ना तो लीगल राइट है और ना ही फंडामेंटल राइट है,
ठीक है, तो ये याद रखना है, बंद इलीगल है। ठीक है, तो जो भारत बंद टाइप चीजें हो जाती हैं वो इलीगल होती हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं 21 की ओर। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर के बारे में आपको पढ़ना है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट ऑफ 1986 से। देन इट हैज बीन designated as an agency to monitor prevention provision of the right to free and compulsory education act, जो आरटीई जो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ उसके लिए भी है ये। तो देखते हैं 21 का बी है, यानी हमारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट था। द जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हाँ है, लेकिन उसे एस्टैब्लिश किससे किया गया था, वो कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005 से एस्टैब्लिश की गई है, और इसी वजह से स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया था। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये आपको याद रखना है, बट उसे किसी और लॉ से जो है अमेंड ऐड किया गया है। ओके, तो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की बात करें तो प्रोटेक्ट करते हैं चिल्ड्रन को 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप तक, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इक्वल इम्पोर्टेंस में। देन कमीशन की फंक्शंस भी दिए हुए हैं, एग्जामिन करती है, रिव्यू करती है, ठीक है, सेफ गार्ड करती है चाइल्ड राइट्स को, और प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट अपॉन द वर्किंग ऑफ दो सेफ गार्ड्स। देन इंक्वायर करती है वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स का, एग्जामिन करती है सारे फैक्टर्स को, लुक करती है मैटर्स को रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन नीड एंड स्पेशल केयर। देन यहाँ पे देखिए मेंशन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर हैज बीन डिजाइग्नेटेड एज एन एजेंसी टू मॉनिटर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है वो ये मॉनिटर करती है, उनके प्रोविजंस को मॉनिटर करती है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाता है और उससे स्टेटमेंट बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देन आप यहाँ पे एक करंट अफेयर, अगेन करंट अफेयर की न्यूज़ देख रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू परख पोर्टल, जो परख पोर्टल था उससे रिलेटेड। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला इट विल कंडक्ट असेसमेंट फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर एट अ स्कूल। तो क्या ये दोनों के लिए ही है, स्टूडेंट और एज वेल एज फॉर द टीचर्स। फिर सेकेंड बोला इट वॉज लॉन्च बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, AICTE ने इसे लॉन्च किया है। तो देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। यस, ये स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ही बनाया है परख पोर्टल। क्या है ये स्टेटमेंट जो है, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट है परख पोर्टल, विल कंडक्ट द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ही है, और स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट है ये एक तरीके का। ठीक है, फिर देखिए यहाँ बोला है कि लॉन्च किसने किया, तो AICTE ने ही लॉन्च किया है इसे। और AICTE क्या है, कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ के थ्रू बनी है, एंड नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है टू कंडक्ट सर्वे ऑन द फैसिलिटी अवेलेबल टू द टेक्निकल एजुकेशन एंड प्रमोट डेवलपमेंट इन द कंट्री, इज अ कोऑर्डिनेटेड इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है, इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये डेवलपमेंट करती है कंट्री में। ठीक, तो स्टेटमेंट हमारा यहाँ दोनों ही करेक्ट है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। देन 23 पे चलते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के आइडिया को जो है हमें प्रमोट करना है। तो देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि इंडिया लिबरलिज्म गिव्स प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल ओवर द राइट्स ऑफ द कम्युनिटी, कि किसी इंडिविजुअल के राइट्स को हम प्राइमेसी देंगे ओवर द कम्युनिटी। तो इंडियन लिबरलिज्म, आपको पता होगा कि जो इंडियन लिबरलिज्म है उसमें इंडिविजुअल के राइट के साथ साथ हम कम्युनिटी के राइट्स को भी देखते हैं, यानी ओवरऑल हम जो इंडिविजुअल्स हैं वो कम्युनिटी का ही हिस्सा है, हम अपने आप को एक कम्युनिटी का हिस्सा ही मानते हैं। वो तो उसके अकॉर्डिंग तो इंडियन लिबरलिज्म कुछ ऐसा नहीं है। इंडियन लिबरलिज्म में प्राइमेसी देते हैं हम कम्युनिटी को भी, ठीक है, ओवर इंडिविजुअल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग सा लग रहा है, तो इस वजह से हमारा बी एंड सी ये ऑप्शन कट जाएगा और 50-50 चांस हो जाएंगे अब इस क्वेश्चन पे।
देखते हैं कौन सा सही है। देन बोला रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन लिबरलिज्म। जो हम रिजर्वेशन देते हैं SC ST कम्युनिटी को, वो एक एग्जाम्पल है, तो लिबरलिज्म का एग्जाम्पल है। हाँ, इंडियन में इंडियन लिबरलिज्म कहता ही यही है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही लग रहा है। लेट्स सी क्या है आंसर। तो यहाँ पे देखिए 23 का बी है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। इंडियन लिबरलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल और वेस्टर्न लिबरलिज्म। जो क्लासिकल लिबरलिज्म होता है वो मोर कंसर्न होता है इंडिविजुअल फ्रीडम के, बल्कि जो इंडिया में है वो इसका अपोजिट है। वो इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करता है अपने आप को खुद ही एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, है ना, जैसे हम लोग हैं तो एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी ही मानते हैं। सो इंडियन लिबरलिज्म गिव प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल ओवर द डिमांड ऑफ द सोशल जस्टिस ऑफ कम्युनिटी। ओके, सो कम्युनिटी की डिमांड्स पे ही वो प्रिवेल करता है। देन स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट हो जाती है। रिजर्वेशन जो है डिप्राइव्ड क्लासेस का, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन लिबरलिज्म का। ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 20 सॉरी क्वेश्चन 24 की ओर। तो जो क्वेश्चन 24 है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज कैन बी टेकन अप टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें से इन सब में से कौन से इश्यूज हैं जो कि देखे जा सकते हैं। इश्यूज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, क्या ह्यूमन राइट कमीशन इसको देख सकती है? मैनुअल स्कैवेंजिंग को, आप मैनुअल स्कैवेंजिंग को वो देखते होंगे जो मतलब जो आपको कभी कभार सीवर लाइन साफ करते हुए लोग दिखते हैं, उसी को मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं, और वो बहुत ही गलत है। ठीक है, उससे उनकी जान को काफ़ी खतरा होता है, और इस तरीके से किसी का भी राइट का वायलेशन करना गलत होता है, क्योंकि वो भी एक तरीके के इंसान है और उनको इतनी गंदगी में जाना उनकी हेल्थ के इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इस वजह से वो ह्यूमन राइट का पार्ट है। तो लग तो पूरा रहा है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो लग ही रहा है, तो डी इज अ रॉन्ग आंसर। सो देखते हैं अब क्या है। प्रॉब्लम फेस बाय द नोटिफाइड एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। जो नोटिफाइड और डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनकी प्रॉब्लम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखेगा। अच्छा, तो अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उनकी प्रॉब्लम देखेगा तो शेड्यूल्ड जो हमारी ट्राइब्स के लिए कमीशन बनी है उसको कौन देखता है? देखते हैं इसको। नेक्स्ट आप यहाँ से देखिए इजीली एलिमिनेट करके बहुत आसानी से पहुँच सकते हो अपने आंसर की ओर, लेकिन फिर भी हम इस पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ठीक है, फिर देखिए थर्ड बोला गया है इश्यूज रिलेटेड टू द राइट टू हेल्थ। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आता है तो क्या वो ह्यूमन राइट देखेगा? लेट्स सी आंसर क्या है। सो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है आंसर सी है। तो आंसर सी में यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी लॉ के थ्रू बनी है, कॉन्स्टिट्यूट हुई, और किस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुई? 1993 के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट से जो है ये बनी है। और ये क्या करती है? ये बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी जो है उसको अबॉलिश करती है, राइट टू फूड का अधिकार देती है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल 21 है, राइट टू फूड। ठीक है, प्रोटोकॉल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। अब आप ये सोच रहे होगे चाइल्ड राइट जब ये देखेगी तो जो चाइल्ड कमीशन बनी है वो क्या देखेगी? तो आपका आंसर भी सही है, बट ह्यूमन राइट्स की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, ह्यूमंस में सब आ जाएंगे, चाइल्ड भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ ट्राइबल पीपल्स भी आ जाएंगे। तो जो अभी हम पहले स्टेटमेंट पढ़ रहे थे वो भी उससे सही हो जाएगी। देन देखिए ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, देन मैटरनल एनीमिया, जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें एनीमिया की जो बीमारी देखने को मिलती है उसको भी ह्यूमन राइट देखता है, ह्यूमन राइट कमीशन। देन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेसेस, मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसको देखता है। ठीक है, देन डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स के भी राइट्स को भी देखता है, देन डिसेबल्ड पर्सन के राइट्स को भी देखता है, राइट टू हेल्थ, HIV एड्स। तो मतलब ओवरऑल इसके सारे ही काम हैं, तो इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 2 एंड 3 यानी सारे ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा था कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन निकालता है? तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक
रिपोर्ट है, करंट बेस है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट निकालती कौन है, तो वो है ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एजेंसी है ये निकालती है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट को। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर ऑफिस आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 324। जो टेन्योर है और जो कंडीशंस है ऑफिस की वो आर्टिकल 324 में है। ओके, लेट्स सी। चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन जो है एक्सरसाइज करता है वेटो पावर ओवर द मैटर डिस्कस्ड इन द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं किसी चीज़ पे, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो वेटो पावर्स का यूज़ कर सकता है। वेटो पावर्स तो सिर्फ प्रेसिडेंट को दी गई है, वो कैसे यूज़ कर सकता है ना। तो सेकंड पे डाउटफुल है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, सीईसी डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सीईसी जो है वो होल्ड नहीं करेगा ऑफिस को, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। सीईसी के लिए अलग प्रोसीजर होगा उसको हटाने का, ठीक है। तो लेट्स सी, इसके लिए तो बेसिक्स होने चाहिए थोड़े से। तो जो हमारा 26 है उसका बी ऑप्शन दे रहा है यहाँ। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट नॉट करेक्ट है। और क्या है, कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट अंडर अंडर देखिए, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो डिटरमाइन करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल जो कमिश्नर हैं उनके टेन्योर्स को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उसको देखेगा, ना कि आर्टिकल 324। तो इस वजह से गलत हो जाएगा। आर्टिकल 324 उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। वो वेस्ट करता है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, यानी पावर देता है इलेक्शन कमिश्नर को, ना कि उनके टेन्योर को डिसाइड करता है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 रॉन्ग थी। स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कमीशन बाय मेजॉरिटी, ना कि वेटो पावर का यूज करके। तो इस वजह से वो गलत हो गया। देन स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेम मैनर में हटाते हैं जिस तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है, और इसी वजह से ही डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक होगा तब तक वो करेगा, होल्ड ऑफिस नहीं, वो तब तक नहीं करेगा। उसको सेम प्रोसीजर वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तो नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि यहाँ डज नॉट बोला गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ये कट जाता है। ओके, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, इस वजह से हम अपने आंसर की ओर पहुंच गए इजिली। नेक्स्ट चलते हैं 27 की ओर। तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, मार्शल लॉ, ये तीनों ही जो हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, हैव एन इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। ये इनका जो इफेक्ट है वो हमारे इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स पे देखने को मिलता है। ओके, लेट्स सी। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि पार्ट 18 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इमरजेंसी से डील करता है। ओके, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल, और फिनेंशियल इमरजेंसी, ये तीन इमरजेंसीज लगती हैं। और ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 352 से लेके, एक्चुअली वो 352 नहीं है, आर्टिकल जो पार्ट 18 में दिए गए हैं, यानी कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी डिसाइड करती है वो आर्टिकल 352 से लेके 360 है। ओके, सो ये याद रखना है आपको। इसके आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और जनरली हम लोग आर्टिकल्स भूल जाते हैं, तो कुछ कॉमन आर्टिकल है उन्हें याद रखना है कि 352 से लेके 360 तक के जो आर्टिकल हैं वो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल, और फिनेंशियल इमरजेंसी को डिस्कस करते हैं, जिसमें ये फिनेंशियल इमरजेंसी को डिस्कस करती है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीजन के स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कहाँ कहाँ प्रिवेल करेंगे और कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, यानी प्रेसिडेंट रूल में रहेंगे कि नहीं, नेशनल इमरजेंसी में रहेंगे कि नहीं, मार्शल लॉ में रहेंगे या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 27 का, यहाँ सी बताया जा रहा है, यानी प्रेसिडेंट रूल जो है उनका, प्रेसिडेंट रूल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है, जबकि नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ में पड़ जाएगा, मार्शल रूल में पड़ जाएगा। तो इस वजह से प्रेसिडेंट रूल में तो नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे पूछा गया था किसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 27 का सी है, यानी प्रेसिडेंट रूल पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, और इन दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमसे पड़ रहा है पूछा गया था, ना कि नहीं पड़ेगा। इस वजह से जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। देन हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इनमें से कौन से जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए हैं इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये डायरेक्ट यहाँ से याद रखना है कि कौन कौन से 42nd, कौन से 44th, कौन से 97th और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो डीपीएसपीज हैं वो 4 बार अमेंड हो चुके हैं। सबसे पहली बात तो इस पे कभी भी वन लाइनर में क्वेश्चन बन सकता है फॉर सीडीएससी और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स में और एनडीए जैसे एग्जाम्स में। तो आपको याद रखना है कि इन्हें 4 बार अमेंड किया जा चुका है। 4 बार अमेंड कब कब किया गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में किया गया, देन 44th में, देन 97th में और 86th में। 86 में तो आप जानते हो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी गई थी, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट में टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड वाला, ठीक है। और आर्टिकल 43A और आर्टिकल 39 का ही एक पार्ट है 48A, वो भी जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए हैं। देन आर्टिकल 38 क्लॉज 2 जो है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। देन 97 से आर्टिकल 43B ऐड किया गया है, और 86 से हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये जो है ऐड किया गया है। उसमें क्या बोलता है कि स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी स्टेट की ड्यूटी है कि जब तक बच्चा 6 साल की उम्र पूरी ना कर ले तब तक उसको चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा। तो ये स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ड्यूटी ऐड हुई है, तो ये आपको याद रखना है। तो हमसे यहाँ पूछा गया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सी ड्यूटीज ऐड की गई हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ड्यूटी ऐड करी गई है, ये दोनों ड्यूटीज नहीं ऐड करी गई हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देन 29 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इनमें से कौन है जो नहीं होल्ड करता? बहुत फोकस करिएगा, डू नॉट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं डिपेंड करता, मतलब उसको हटाएंगे तो अलग प्रोसीजर से हटाएंगे। यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो सीईसी है उसको हम एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं ना लॉ पूरा पास करके, वैसे हटाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सीईसी तो नहीं होगा, यानी डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 29 का जो है हमारा बी दिया है, जो डॉक्ट्रिन है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की, वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटिश से ली गई है। यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा उसकी खुशी तक तब तक वो अपनी कुर्सी पे बैठा रहेगा, जो बॉडी का इंचार्ज है, ठीक है, जो चेयरमैन है। तो वो हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? ब्रिटिश से लिया है। और ये जो है ये इसमें देखिए यहाँ पे पूरा दे रखा है कि जो एजी का टर्म है वो फिक्स नहीं होता है, यानी अटॉर्नी जनरल जो होता है हमारा उसका टर्म फिक्स नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस वजह से प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वो डिपेंड करता है। वहाँ डू नॉट बोला गया था, ठीक है। तो आप बार बार उस पर फोकस करिएगा कि वहाँ पे डू नॉट बोला गया था। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैग है, तो जो कैग है वो भी सेम वैसे ही हटता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है। जैसे कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर के साथ हो रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है वैसे ही हमारा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हटाया जाता है। और इसका भी जो एज होती है वो जो है 65 ईयर्स हो, या फिर वो 6 ईयर्स का टर्म पूरा कर ले तब तक इसका ऑफिस होल्ड करता है वो अपना। नेक्स्ट यूपीएससी की मेंबर की बात करी जाए तो यूपीएससी का जो मेंबर होता है वो चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखिए या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, तब वो हटा दिया जाएगा, या फिर ही इंगेजेस इन द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। तो किसी तरीके का पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है ऑफिस के अलावा तो भी वो हट सकता है। देन इफ ही और सी इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनफिट
टू कंटिन्यू, तब भी वो हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आपको ये याद रखना, द मेंबर एंड द चेयरमैन डज नॉट होल्ड ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यूपीएससी के केस में। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात बताएं तो अभी मैंने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग ही हटाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो पक्का ही प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के थ्रू रहेगा। मतलब प्लेजर जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक अटॉर्नी जनरल रहेगा, और यहाँ डू नॉट बोला गया था, इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट तो पक्का रॉन्ग है। और इसके अकॉर्डिंग 3 इजीली कट रहे हैं। देख रहे हैं हम किस तरीके से सेट किया, एकदम यूपीएससी के पैटर्न पे विजन आईएएस ने सेट किया है इसको। देन 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और ये क्या है, पद्मा अवार्ड से रिलेटेड है। पद्मा अवार्ड जो है, पद्मा अवार्डी कैन be given a higher award only after 5 years of the conferment of earlier award। देखिए, जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये कब कैसे बने और इनके लिए कौन सी कमेटी क्या बनाई जाती है, उसको हेड कौन करता है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पद्मा अवार्ड जो है उसकी कमेटी को हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। लेट्स सी, अभी देखते हैं। देयर इज अ प्रोविजन फॉर सीकिंग द रिटन कंसेंट ऑफ द रेसिपिएंट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड। क्या उनको रिटन कंसेंट देना पड़ता है अवार्ड लेने वालों को? ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे पद्मा अवार्ड क्या होते हैं, तो याद रखिएगा ये भारत रत्न के बाद एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। याद रखिएगा ये एक सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट कब किया गया, तो 1954 में जब भारत रत्न बनाया गया तभी इसको भी इंस्टीट्यूट किया गया। इसकी 3 कैटेगरी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है, अवार्ड जो है वो सीख करता है रिकॉग्निशन अचीवमेंट सारे ही फील्ड्स में और डिसिप्लिन्स में, वेयर एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व, जहाँ पे पब्लिक सर्विस की एक एलिमेंट आ जाती है वहाँ। अगर लिमिटेशन की बात करें और एक्सेप्शन की, तो अवार्ड डू नॉट गेट एनी कैश अवार्ड, किसी तरीके का कैश रिवॉर्ड नहीं मिलता, यानी पैसा नहीं मिलता, बल्कि एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। ठीक है, मेडल मिलते हैं और यही सारी चीज़ें मिलती हैं। देन अगर पद्मा अवार्ड की बात करें तो कैन बी given a higher award only after 5 years of conferment of the earlier award, hence statement 1 is correct। तो वहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और not more than 120 awards can be given in a year, 120 अवार्ड से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन कौन ले सकता है इन अवार्ड्स को, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट द पोटेंशियल रेसिपेंट, वन कैन इवन नॉमिनेट वंस ओन सेल्फ। हम खुद को भी मतलब जैसे अगर पार्लियामेंट जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो कमेटी को फॉर्म करता है, तो अगर कमेटी को वो फॉर्म कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसको भी वो अवार्ड मिलना चाहिए, तो वो खुद को भी दे सकता है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। देन हु सेलेक्ट द अवार्डी, कौन सेलेक्ट करता है, तो सारे भी नॉमिनेशन जो होते हैं पद्मा अवार्ड के वो पद्मा अवार्ड कमेटी देखती है, और वो पद्मा अवार्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हर साल, प्राइम मिनिस्टर हर साल। और इसीलिए कंगना रनावत जी को भी अवार्ड दिया गया पद्मश्री। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी भी की थी। खैर, दिखते हैं। द पद्मा अवार्ड कमेटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन हेड करता है पद्मा अवार्ड की कमेटी को, तो कैबिनेट सेक्रेटरी करता है हेड। तो स्टेटमेंट हमारी सेकंड तो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, रेसिपिएंट जो है कंसेंट क्या होता है, तो कोई भी प्रोविजन नहीं है सीकिंग, मतलब ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है कि उसको रिटर्न फॉर्म में देना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 3 तो एकदम ही गलत था। अगर स्टेटमेंट 3 जिसको पता है तो वो इजीली अपने आंसर की ओर तो आसानी से जा सकता है, एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इजीली हम अपने आंसर की ओर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैंने आपसे 20 क्वेश्चन डीपली डिस्कस किए हैं विद स्टैटिक पोर्शन, और ये आप वीडियो आप लोग प्लीज़ शेयर करिए एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके इसको शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, और मैं इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो टिल देन, जय हिंद।